हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th साइंस का जो फिजिक्स पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज मोशन, इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मोशन क्या होती है, कब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे, कब किसी ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये रेस्ट पर है। ओके, देखिए आप अपने चारों तरफ देखते होंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं, जैसे रोड पर व्हीकल्स जो होते हैं वो मोशन करते हैं, आपके घरों में फैन मोशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मोशन आप आपके आसपास में देखते हैं। ठीक, तो मोशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, आइए समझते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में हम कब कहेंगे। मोशन, a body is said to be motion, a body is said to be in motion if its position change with respect to surrounding। with time देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहेंगे जब उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, स्थिति जो है, वो समय के साथ साथ और ये अपने सराउंडिंग मतलब अपने चारों तरफ को देख करके अगर उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है समय के साथ साथ, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये मोशन कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक कार है। ठीक, ऐसे एक कार है, ये कार ऐसे रोड पे खड़ी है। ठीक, और यहाँ पे एक पेड़ है। ठीक, तो यहाँ पेड़ के पास एक आदमी खड़ा है। ठीक, ओके, अब 1 सेकेंड बाद ये देख रहा है, 2 सेकेंड बाद ये आदमी देख रहा है, यहाँ का आदमी जो यहाँ पे खड़ा है, कि जो ये कार है वो कार यहाँ से यहाँ आ गया। फिर 4 सेकेंड बाद देखता है वो यहाँ से यहाँ आ गया। फिर 6 सेकेंड बाद देखता है यहाँ आ गया। तो टाइम के साथ साथ इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज हो रहा है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है लगातार चेंज हो रहा है, मतलब इसकी जो पोजीशन है, इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है यहाँ पे नहीं है, अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो टाइम के साथ साथ इसके पोजीशन में चेंजिंग आ रही है। उसके सराउंडिंग मतलब इस पेड़ के सभी पेड़ इसके सराउंडिंग में है, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस पेड़ के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन है, ठीक है, वो लगातार चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो कार है ये मोशन कर रहा है। ठीक, अच्छा, अगर ये कार आपका टाइम के साथ साथ सराउंडिंग से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम है, मतलब टाइम के साथ साथ इसका अगर कोई भी पोजीशन चेंजिंग नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। It is at rest when its position does not change with respect to surrounding। अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ये समय के साथ 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद भी अगर ऑब्जेक्ट यहीं पर है, ये इसकी पोजीशन यहाँ नहीं आई, यहाँ नहीं आई, तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ठीक है, ओके, जैसे आप कह सकते हैं कि मूविंग ऑफ वही व्हीकल्स जो आप रोड पे चलते हैं, तो उनका क्या होता है, पोजीशन चेंज होता रहता है, एक के सापेक्ष दूसरे का जो पोजीशन होता है वो लगातार चेंज होता रहता है। ठीक, तो हम कहते हैं कि वो गाड़ी जो है वो मोशन कर रही है, वो बस मोशन कर रही है, क्योंकि वो चलती रहती है। ठीक है, ओके, देखिए ध्यान समझिएगा, कभी कभी मोशन में मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का डिपेंड करता है कि वो किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बस है, ठीक है, एक बस है, यहाँ से कोई आदमी देख रहा है तो ये बस आगे की तरफ बढ़ रहा है तो हम कह दिए मोशन कर रहा है, ठीक, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज हो रहा था, तो हमने कहा कि ये मोशन में। मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और उसके पीछे एक और आदमी दूसरे वाली सीट पे बैठा हुआ है, ठीक, ठीक है, तो अब ये कार चल रही है, बस चल रही है, ठीक, अब ये जो आदमी है पीछे वाला, ये जब इसको देखेगा तो क्या इन दोनों के बीच की पोजीशन में कोई चेंजिंग आ रही है? क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी जब चल रही होती है तो आपके अगर कोई पीछे भी आदमी बैठा है तो आपका उससे जो डिस्टेंस है वो चेंज तो नहीं हो रहा है, तो वो आदमी जो आपके पीछे गाड़ी में बैठा हुआ है वो कहेगा कि आप तो रुके हुए हो, आप कहाँ चल रहे हो, रेस्ट पर हो। लेकिन जो बाहर आदमी खड़ा है बस के बाहर, वो तो कहेगा कि आप मोशन कर रहे हो, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, कहाँ से आप देख रहे हो कि ये मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहाँ से हम चेक करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे ये आपका जो ट्री था, ये ट्री से ही हम इसका डिस्टेंस या इसकी पोजीशन को चेक कर रहे थे, तो इस ट्री को हम लोग बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, या इसे ओरिजिन भी बोलते हैं, और ओरिजिन। इस पॉइंट से ही हम इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो पोजीशन है उसको हम बता सकते हैं, ठीक। तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो आप मोशन और रेस्ट के बारे में समझ चुके होंगे। देखिए, मोशन कई टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मोशन आपका होता है कई तरह का। जैसे एक मोशन होती है आपकी एक घड़ी में, जो इसकी हैंड्स होती है, ये हैंड्स भी ऐसे ऐसे इधर से रोटेट करती है, ऐसे घूमती रहती है, तो ये भी एक मोशन कर रही है, ठीक। एक पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, पेंडुलम वो भी ऐसे ऐसे मोशन करता है। तो मोशन कई टाइप्स के होते हैं। जो चल आइए हम लोग टाइप्स के बारे में इसके डिस्कस करते हैं, ठीक। देखिए, बहुत सारे टाइप्स के मोशन होते हैं, ठीक। फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग ले रहे हैं वो है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। ये ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरित गति, स्थानांतरित गति, ठीक। देखिए, स्थानांतरित गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति को ही स्थानांतरित गति कहते हैं, ठीक। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या होती है? इन दिस मोशन एनी पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस। मतलब एक स्थान से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक की जो मोशन होती है, उसी मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, ठीक। ट्रांसलेशन मोशन आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन can be straight or curved। जो ट्रांसलेशन मोशन होता है वो कर्व या स्ट्रेट दोनों हो सकता है। जब आपका ट्रांसलेशन मोशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक का जो मोशन होगा, एक अगर स्ट्रेट लाइन हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, कुछ देर बाद यहाँ पे आ गया, और ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। अगर ये स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। अगर यही ऐसे पाथ पर मोशन होगा, एक स्थान यहाँ से दूसरे स्थान तक आ गया, ये भी एक ट्रांसलेशन मोशन है, बट इसे हम लोग बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन,
क्योंकि ये कर्व्ड पाथ पर, ये टेढ़े मेढ़े पाथ पर मोशन हो रही है, इसलिए हम लोग इसे कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन मोशन आपके दो टाइप्स के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, आइए सेकेंड मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सेकेंड मोशन क्या होती है। सेकेंड मोशन आप लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होती है? ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ पर होता हो। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं देन इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर। तो उसके जो मोशन होती है उस मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, सर्किल के पाथ पर मूव कर रहा है, तो इसके मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे आप झूले में बैठते हैं, इस तरह के जो झूले होते हैं उसमें जो आप लोग जब बैठते हैं तो आप किस तरह के मोशन करते हैं? एक सर्कुलर मोशन करते हैं। ठीक है, ऐसे झूले पे जो आप बैठते हैं वो एक सर्कुलर मोशन होती है। ठीक, या आप कह सकते हैं कि जो घड़ी की सुई की जो निप होती है, ये जो घड़ी है इसकी की जो सुई होती है, ये जो सुई की जो निप होती है, जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होती है कैसी मूव करती है? ऐसे ही तो मूव करती है। तो ये जो मोशन हो गया एक, इसकी निप का जो मोशन होता है ये एक सर्कुलर मोशन होता है। इसके बाद जो थर्ड आप ले लीजिए, यहाँ हम थर्ड बात करते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करे, एक एक्सिस के अलोंग अगर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होते हैं एक किसी एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेटरी मोशन। इट इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव अबाउट द एक्सिस, उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, रोटेट अबाउट द एक्सिस एंड ईच पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो अगर ऐसा मोशन कोई होता है तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे आप कहते हैं फैन, फैन का जो ब्लेड होता है, ब्लेड, वो ब्लेड क्या करता है? एक एक्सिस बीच में होती है, उसका ब्लेड जो होता है वो ब्लेड इस तरह से मूव करता है। ठीक, ऐसे। तो ये जो मोशन होती है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेटरी मोशन, क्योंकि यहाँ पे वो जो फैन का ब्लेड है वो एक एक्सिस के मतलब अराउंड रोटेट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल में आप कहते हैं ब्लेड ऑफ फैंस, ब्लेड ऑफ जो फैन और फैन के जो ब्लेड होते हैं वो रोटेटरी मोशन करते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि ये जो हैंड होती है, हैंड, ये हैंड जो है पूरा हैंड एक इस पॉइंट से फिक्स है, और ये एक फिक्स पॉइंट जो थी इसको एक्सिस मान लीजिए, तो इसका हैंड क्या करता है? ऐसे ऐसे मोशन करता है। तो ये जो मोशन हो गया ये रोटेटरी मोशन हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसका जो निप होता है ये सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन ये पूरा जो हैंड होता है ये कौन सा मोशन करता है? ये करता है आपका रोटेटरी मोशन। ठीक, इसके बाद आप बात कर सकते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होती है? ये ऐसा मोशन होता है जो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है। मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को दोबारा रिपीट करे। जैसे मान लीजिए घड़ी की जो सुई है ये मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन करती है, क्योंकि ये जो इसकी मिनट वाली हैंड होती है वो 60 मिनट बाद वापस उसी जगह पे आ जाती है, तो ये फिक्स टाइम पर ये मूव करती रहती है। तो ये जो मोशन हो गया फिक्स टाइम पे वापस लौट करके वहीं पे आ जाती है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। एग्जाम्पल और जैसे पेंडुलम हो गया, पेंडुलम को हम लोग ऐसे ले जाकर के यहाँ छोड़ देते हैं तो क्या करता है? ऐसे ऐसे मोशन करता है। तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो वापस मतलब कुछ टाइम बाद फिर यहाँ पे आके रिपीट किया,
फिर उतने ही टाइम में फिर आके रिपीट किया, फिर उतने टाइम में फिर आके रिपीट किया। तो ये जो मोशन होती है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन, जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के मोशन होते हैं। वाइब्रेटरी मोशन भी होते हैं, जिसे टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। ऐसे वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक, तो मोशन कई टाइप्स के होते हैं। हम इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होता है तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब हम लोग समझते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको और ध्यान से समझेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये क्या होती है? ठीक, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो अभी ए पर है, यहाँ एक पॉइंट है ए पर। ठीक, और कुछ समय बाद यहाँ बी पे पहुँच गया, और उसके बाद ये सी पे पहुँच गया। ठीक, और सी के बाद ये लास्ट में आके डी पे पहुँच गया। ठीक, तो ये जो मोशन कर रहा है ये स्ट्रेट पाथ पे कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ये 10, ये 20, ये 30, 40, 50, 60 और 70, ये सब जो दिए गए ये किलोमीटर में है। ठीक है, तो पहले ए से बी तक गया तो 30 किलोमीटर चला, फिर बी से सी तक गया तो 20 और चला, मतलब वो 50 पे पहुंच गया। फिर सी से जब डी गया तो 20 किलोमीटर और चला। तो ये टोटल डिस्टेंस ए से लेकर डी तक कितना चला है? टोटल डिस्टेंस ए से लेकर डी तक ये 70 किलोमीटर चला है। ओके, अच्छा, मान लीजिए कि हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है ए से पहले गया डी पर, ए से डी पे गया और फिर लौट करके वापस ये सी तक आया। ए से गया डी पे और ए से गया यहाँ डी पे और डी से फिर लौट गया, लौट के कहाँ पहुंचा? सी पर। ठीक है, तो ये पूरी पाथ कितना ट्रैवल किया इसके बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, पहले ए से डी तक गया तो ये 70 किलोमीटर चला, और फिर डी से फिर सी तक आया तो कितना चला? 50 किलोमीटर, सॉरी 20। डी से अगर सी तक जाएगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा? 20। देखिए 50, यहाँ 50 था, 50 70, तो ये टोटल यहाँ पे कितना चला? डी से सी का जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर। तो ये टोटल कितना पाथ चला? टोटल पाथ ये चला है 90 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो 90 किलोमीटर जो इसका पाथ है इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मैन। ठीक है, जो आदमी यहाँ ए से डी गया, डी से सी गया, उसके द्वारा जो टोटल पाथ ट्रैवल हुआ वो कितना हो गया? 90 किलोमीटर। ठीक, तो द एक्चुअल path length travel by object called distance। ठीक है, जो एक्चुअल पाथ होती है, जितना लेंथ वो कवर करता है, ट्रैवल करता है, उस पूरे लेंथ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, जहां लास्ट में पहुंचा है। ए से चला था, डी तक गया था, और डी से फिर कहां आ गया? सी तक। देखिए, सी पे आ गया, तो स्टार्ट कहां से किया था? ये है इनिशियल पोजीशन, इसे बोलते हैं इनिशियल, स्टार्ट जहां से करता है। और यहां अभी आ गया सी पे, तो ये क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का 50 किलोमीटर तो है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपका 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप कहेंगे द शॉर्टेस्ट
distance from initial position to final position is called displacement। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जहां पे वो अभी लास्ट में पहुंचा है उनके बीच का जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी, उसी डिस्टेंस, उसी मतलब डिस्टेंस को या उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ पहुंचा था तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 50 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ, जितनी पाथ वो ट्रैवल करेगा उस पूरे पाथ को अगर हम ऐड कर लेंगे तो वो होगा डिस्टेंस, और इनिशियल जहाँ पे था और फाइनल जहाँ पे था उनके बीच का अगर हम डिस्टेंस लेंगे, केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो, ठीक, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और लौट करके फिर यहीं पे आ गया। ठीक, ए से चला और फिर लौट के ए पे आ गया, तो डिस्टेंस आपका इसका पूरा सरकमफ्रेंस हो जाएगा, पूरी इसकी जो ये आपकी पेरीमीटर हो जाएगी बाहर की, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। पूछे क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों यही है, इस वजह से कोई इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। ओके, तो याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मिस्टेक हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए से सी तक आया, मतलब यहाँ डी से सी गया था, सी से फिर लौट के इधर कहीं आके ई पे चला जाए, तो इधर का जो अगर वापस लौट जाएगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये नेगेटिव भी हो जाएगा, बट डिस्टेंस तो सबका हम सम कर लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक, तो आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जो होती है हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ये हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस ही होगी, मतलब +20 +30 हो सकती है, -20 कभी नहीं होगी, और डिस्प्लेसमेंट आपका -20 -30 भी हो सकता है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होती है इसमें डायरेक्शन होती है, बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे, जिसमें डायरेक्शन होती है वो वेक्टर होता है, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है वो स्केलर होता है। ठीक है, अब जैसे आप कह सकते हैं कि हम 2 किलोमीटर गए, तो 2 किलोमीटर गए, ये पता नहीं कहाँ गए, तो ये एक डिस्टेंस है, लेकिन हम कहें 2 किलोमीटर ईस्ट में गए, 2 किलोमीटर पूरब में गए, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमने डायरेक्शन बताया कि ये पूरब की तरफ गए। ठीक है, तो जहाँ पे डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, जहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती है वो डिस्टेंस होता है। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, ओके, तो ये आप याद रखेंगे, और इसकी जो यूनिट होती है ये भी मीटर होती है, इसकी भी जो यूनिट होती है ये भी मीटर होती है, इनकी जो यूनिट होती है मात्रक वो भी मीटर होता है, इसका भी क्या होता है, मीटर ही होती है। ठीक, तो दोनों की यूनिट सेम है, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक,
आपका ये डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।